नमस्कार, मैं सीए मुकेश शर्मा आपके सामने एक नई वीडियो लेकर अकाउंट्स के विषय में एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस। उस रेशियो एनालिसिस चैप्टर के अंदर जितने भी रेशियोज के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, और पहली रेशियो जिसका नाम था लिक्विडिटी रेशियो, जिसके दो सब पार्ट थे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, हमने अच्छी तरह से पिछली दो वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज हम जो रेशियो एनालिसिस के अंदर दूसरी रेशियो पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं सोल्वेंसी रेशियोज, और इसका एक नया नाम भी, एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। तो यहाँ पर कंपनी की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन के बारे में बात हो रही है। शॉर्ट टर्म जो सोल्वेंसी रेशियो तो वो तो हमने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बारे में पढ़ के अच्छी तरह से जान ली है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को कैसे जज करते हैं। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के द्वारा हमने अच्छी तरह से हमें पता लग गया है। ठीक है, तो सोल्वेंसी रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वर्ड है सोल्वेंसी या लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। इसका मतलब क्या है? हम इस रेशियो से ही पता लगाते हैं कि क्या फर्म, जो कंपनी है या बिजनेस हाउस है, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबल है या नहीं। अब ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा कि अगर बिजनेस या फर्म या जो बिजनेस एंटिटी है उसके पास अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की पेमेंट के लिए, जबकि वो ड्यू हो जाएं, रिसोर्सेज हैं, अगर फर्म अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को उनके ड्यू होने के टाइम पर आराम से पेमेंट करने में सक्षम है, तो फर्म जो है फाइनेंशियल स्टेबल है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबल है। ठीक है, तो जो सोल्वेंसी रेशियोज हैं इसके भी कई सब पार्ट होते हैं। 4 पार्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 4 सब रेशियोज लिखी हुई हैं। नंबर 1 डेट टू इक्विटी रेशियो। ये डेट और इक्विटी के आपस की रिलेशनशिप बताती है, जिसको कि हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, इसका फार्मूला बताएंगे, कैसे फार्मूला डिराइव करना है, क्या क्या इसके साथ कंक्लूजन वगैरह क्या क्या है, किस तरह से हमारे को ये रेशियो निकालनी है, ये सब हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दूसरी रेशियो टोटल असेट टू डेट रेशियो, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं अब डालने वाला हूँ इस रेशियो के बारे में। तीसरी है हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो, ये भी हम उससे नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। और इंटरनल कवरेज रेशियो, ये भी इसका एक पार्ट है। ये 4 रेशियो है। वैसे रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो में कई और रेशियोज भी हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 रेशियो ही हम मोस्टली पढ़ते हैं। तो जो आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में, डेट टू इक्विटी रेशियो, इसको अगर मैं अच्छी तरह समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म डेट डेट में हमारे को, डेट का मतलब जो हमने बाहर से बोरो किया हुआ है, एक्सटर्नल इक्विटी हमारी, और इक्विटी का मतलब इक्विटी, डेट और इक्विटी 2 वर्ड है यहाँ पर। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट जो हमने बाहर से बोरो किया हुआ है, और इक्विटी का मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमारे को निकालनी है, जिसका फार्मूला मैंने यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या है? डेट, यहाँ पर याद रखना है हमारे को, केवल लॉन्ग टर्म डेट लेना है। ठीक है, डेट तो हमारा जो हम शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं वो भी होता है। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमने किसी से उधार ले लिया, बैंक से बोरो कर लिया, 7-8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हाथ उधार लिया, तो वो भी डेट होता है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल हमारे को लॉन्ग टर्म डेट के बारे में ही डिस्कशन करना है। और नीचे जो हमारे को लिखना है, जो फार्मूले का दूसरा पार्ट है, उसमें है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और यहाँ पर केवल हमारे को इक्विटी शेयर होल्डर फंड के बारे में ही बात करनी है, प्रेफरेंस शेयर हमारे को नहीं लेना। ठीक है, तो जब हम डेट इक्विटी रेशियो बात करते हैं, फार्मूले से अपने आप पता लग रहा है कि डेट और इक्विटी के बारे में आपस में रिलेशनशिप को बता रहा है। डेट में हमारा लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट यानी कि एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म इक्विटी है हमारी, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड इसका मतलब इंटरनल लॉन्ग टर्म इक्विटी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारी रिलेशनशिप हमारे को पता करनी है। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि लॉन्ग टर्म डेट में मैं क्या क्या लूँगा, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड के अंदर में मुझे क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो ये जो दोनों आइटम है, ये जो दोनों आइटम हमारी लॉन्ग टर्म डेट है और इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आते हैं? बैलेंस शीट के आपको पता है 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम लेफ्ट साइड वाले एक पार्ट को कहते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरे पार्ट को हम असेट कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट और ये जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है हमारा, दोनों के दोनों हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट के अंदर आता है। तो ये दोनों हमारे को वहीं से रेशियो की फिगरें हमारे को दोनों की वहीं से उठानी पड़ेगी। देखो कभी कभी तो क्या होता है कि हमारे सामने सीधी फिगरें दी होती हैं, जिससे मैं आराम से ये लॉन्ग टर्म डेट भी और शेयर होल्डर फंड भी आराम से निकाल सकता हूँ, बड़ा ईजी होता है। लेकिन अगर मुझे सीधा ही निकालना है तो मैं देख सकता हूँ कैसे हो सकता है। हमारा लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगी। अब ये लॉन्ग टर्म जो डेट है हमारे को, इक्विटी और लायबिलिटीज तो मैंने वर्ड यूज़ कर लिया कि ये हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड के अंदर आता है। तो ये कौन से सब हेड के अंदर आएगा? ये आएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर कौन कौन से हेड होते हैं? हमारा वहाँ पर शेयर होल्डर शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है,
नॉन करंट लायबिलिटी होता है और लास्ट में करंट लायबिलिटी होता है। तो ये जो ये लॉन्ग टर्म डेट है हमारा, ये आएगा नॉन करंट लायबिलिटी वाले पार्ट के अंदर। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब लॉन्ग टर्म डेट की हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें करंट लायबिलिटी के अंदर जो हमने डेट उधार लिया हुआ है वो पैसा इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। केवल वो डेट जो हमने बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के बाद पे करनी है। अगर 12 महीने से पहले पे करने हैं तो वो हमारे शॉर्ट टर्म डेट हो गए, वो हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएंगे और उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस रेशो को निकालते हुए। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर केवल वो बोरोइंग्स लेनी है जिनकी की पेमेंट हमने कंपनी की बैलेंस शीट से 12 महीने के बाद करनी है, ठीक है। तो और दूसरा इसमें जो हम ऐड करेंगे वो भी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ही आता है, वो होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जब हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वर्ड यूज करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोविजंस का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोविजंस और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। दोनों लायबिलिटी वाली साइड में आ रहे हैं और दोनों नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर या करंट लायबिलिटी के अंदर अगर वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है तो वो करंट लायबिलिटी के अंदर आती हैं। तो प्रोविजंस का मतलब क्या है। प्रोविजंस का मतलब होता है ऐसी सर्टेन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी तो आपकी बनेगी पक्का कि आपको उसके लिए पे तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका अमाउंट डिसाइडेड नहीं है। उसका अमाउंट कितना पे करने का पड़ेगा, ठीक है। कंपनी को ये तो पता है कि मुझे कुछ मेरा ऑब्लिगेशन बनेगा, मुझे पे करना पड़ेगा इतने टाइम बाद, 12 महीने बाद, क्योंकि हम यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोविजंस में वही प्रोविजंस आएंगे जिनकी पेमेंट मुझे 12 महीने के बाद करनी है। कंपनी की बैलेंस शीट की डेट से मुझे देखना है कि 12 महीने के बाद उनकी पेमेंट हो, तो वो मेरे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आएंगे। तो प्रोविजंस का मतलब होता है कि ऐसी लायबिलिटी, जो लायबिलिटी तो बनेगी, हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसका अमाउंट अभी सर्टेन रूप से डिसाइडेड नहीं है कितना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, एक बेस्ट जजमेंट देखती है, बेस्ट जजमेंट के हिसाब से देखती है कि मुझे कितना अमाउंट रीजनेबल तरीके से इसके लिए डिसाइड करना है और कितना इसके लिए मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी प्रोविजन की एंट्री डाल के उससे अपने प्रॉफिट कम कर लेती है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन हेड के अंदर डाल देती है। ऐसे प्रोविजंस के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, बता सकते हो। नंबर 1, जैसे कि ग्रेचुटी। कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी की पेमेंट करनी पड़ती है। वो ग्रेचुटी 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा, उस समय उसकी ग्रेचुटी का अमाउंट कितना बनेगा, ये कंपनी को आज कंपनी के हाथ में नहीं है डिसाइड करना। लेकिन कंपनी को एक एस्टिमेटेड अमाउंट है कि ये एम्प्लॉय इतने टाइम बाद रिटायर होगा, तो मुझे कितनी इसको ग्रेचुटी या जो भी लीव एनकैशमेंट वगैरह, जैसे लीव एनकैशमेंट भी ले सकते हैं इसके अंदर, उसका कितना अमाउंट हमारे को पे करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए एक एस्टिमेटेड अमाउंट से एक प्रोविजन करेगी कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी या प्रोविजन फॉर लीव सैलरी, और उसको अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज की हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर डाल देगी। तो ये तो सीधा हो गया कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म डेट निकालना है, मुझे बैलेंस शीट के सारे आइटम दिए हुए, सारी फिगरें साफ दी हुई हैं, तो मैंने क्या किया, वहाँ से जो ऐसी डेट, ऐसी बोरिंग्स जो मैंने कंपनी की बैलेंस शीट से 12 महीने बाद पे करने उठाया वहाँ से, और ऐसे प्रोविजन जिनकी जो प्रोविजन तो मैंने कर ली है लेकिन इनकी पेमेंट मुझे 12 महीने बाद करनी है, मुझे लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, उन दोनों को जोड़ा और मेरा आ गया लॉन्ग टर्म डेट। ये तो बड़ा ईजी तरीका है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि हम लोगों को एग्जाम में सीधी फिगरें दी गई हूँ। तो कई बार मुझे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भी ये लॉन्ग टर्म डेट की फिगर या इक्विटी शेयर होल्डर फंड की फिगर निकालनी पड़ती है। अब एक तरीका तो होता है कि मैं इन फार्मूलों को रटूं, लेकिन रेशियो एनालिसिस के अंदर मैं साफ तौर से आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे को फार्मूले मगअप नहीं करने, बल्कि हमारे को फिगरें पढ़नी आनी चाहिए। हमें फार्मूला कैसे डिराइव करना है, कैसे बनाना है, ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा, हमारे को फिगर पढ़नी पड़ेगी। और सबसे अच्छा तरीका है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, इन चीज़ों को निकालने के लिए, कि मैं अपनी बैलेंस शीट की सारी फिगर को अच्छी तरह से समझता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, उस फिगर का मतलब क्या है, उस फिगर का मतलब क्या है। देखो, वैसे तो रेशियो एनालिसिस हम कंपनी के केस में पढ़ते हैं, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से बनता है, ठीक है। लेकिन हमें अब वो बैलेंस शीट बनाना तो थोड़ा यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, तो हमने सिर्फ क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला ड्राइव करने के लिए आपको याद होगा कि 11th और 12th के अंदर हम जब छोटी क्लासेज में थे तो एक हम बैलेंस शीट बनाया करते टी शेप, जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, टी शेप बैलेंस शीट, जो कुछ इस तरह से होती थी। अगर टी शेप बैलेंस शीट के अंदर मैं वो सारी फिगरें लिखूँ जो कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के साथ, फिगर मैंने लिख ली है, लेकिन बैलेंस शीट मैंने साइड में कहीं बना ली है, टी शेप बैलेंस शीट। और इससे मैं आपको फिगर डिराइव करना सिखाऊंगा कि फिगर कैसे डिराइव करनी है मुझे, अगर डायरेक्ट फिगर मुझे एग्जाम में ना दी हो तो समझना पड़ेगा मुझे। तो मैंने एक सिंपल बैलेंस शीट बनाई है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, एक है बैलेंस शीट मैंने लिखा। ये लेफ्ट साइड जैसे हम पहले लायबिलिटी लिखते थे, तो कंपनी की केस में मैंने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और राइट साइड में लिखा असेट। किसी भी केस में आपको पता है ये टोटल असेट टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं, क्योंकि डबल अकाउंटिंग मेथड के अंदर टोटल असेट ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी।
तो मैंने जो मेन हेड हैं वो यहाँ पर लिखे हैं और इनसे मैं बताऊँगा कि आपको फार्मूले किस तरह से डिराइव करने हैं। तो सबसे पहले ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल आता है हमारा, जो मेन हेड है। इसके अंदर हमारा इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आता है। इसके बाद हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग इसके अंदर आती है, और करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसी तरह करंट एसेट है हमारी, ये असेट है हमारी, असेट साइड है। इसके अंदर एक दो हेड लिखे हुए नॉन करंट एसेट। आप याद रखना इसके अंदर भी बहुत सारे सब हेड होते हैं, सब पार्ट होते हैं, ठीक है। टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी लोन एडवांसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैंने नहीं लिखा है अलग से, क्योंकि मुझे तो मेन फार्मूला डिराइव करना सिखाना है आपको, ठीक है। करंट एसेट, ये हमारी पूरी बैलेंस शीट मैंने एक रफ आइडिया के हिसाब से बना ली है। अब मुझे फार्मूला डिराइव करना है, अगर मुझे सीधी सीधी फिगर ना दी हो। एक फार्मूला मैंने लिखा है टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब, डेट का मतलब जो हमने एक्सटर्नल बोरिंग की हुई है। अब डेट, वो एक्सटर्नल बोरिंग जो होती है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है। और शॉर्ट टर्म वाली तो इसके अंदर आएगी करंट लायबिलिटी के अंदर, और लॉन्ग टर्म वाली किसके अंदर आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। अगर मान लो किसी केस के अंदर मुझे लॉन्ग टर्म डेट की फिगर ना देकर टोटल डेट दे दिया जाए और साथ में दे दी जाए मुझे करंट लायबिलिटी के अंदर करंट लायबिलिटी दे दी जाए, जो कि मेरा शॉर्ट टर्म डेट है, तो अगर मैं ये मिलाकर मेरा क्या बन गया, टोटल डेट। अगर मैं टोटल डेट में से, और मुझे फिगर क्या चाहिए, मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट किसके अंदर आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। अगर मुझे टोटल डेट की फिगर दी और साथ में करंट लायबिलिटी भी बताया गया है कि करंट लायबिलिटी इतना है हमारा, तो मैं क्या करूंगा, टोटल डेट जो कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल होता है, अगर मैं उसमें से करंट लायबिलिटी निकाल दूं तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट आ जाता है। एक फार्मूला बन गया, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि डेट का मतलब होता है, डेट का मतलब होता है बोरिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। कंपनी के बाहर से जो भी हमने बोरा किया, बिजनेस हाउस के बाहर से जो भी बोरा किया है, लॉन्ग टर्म किया, शॉर्ट टर्म किया, वो टोटल डेट में आएगा। टोटल उधार, एक्सटर्नल इक्विटी जिसे हम कहते हैं, वो टोटल एक्सटर्नल इक्विटी की बात हो रही है। लेकिन मुझे इस फार्मूले के अंदर क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटी, क्योंकि मुझे उसकी रिलेशनशिप निकालनी है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स के साथ। तो एक फार्मूला हमारा बन गया टोटल डेट में से, अगर मैं टोटल डेट मेरा ये है और अगर मैं इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरा बन जाएगा लॉन्ग टर्म डेट, जिससे कि मैं इस रेशो को आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक और फार्मूला बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। तो अब चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड का अमाउंट कितना है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर नाम से कितना अमाउंट है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है, एक तो शेयर कैपिटल आता है और एक रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस वो पार्ट होता है जो प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस, सारे प्रोविजन, सारे डिविडेंड देने के बाद बचता है, और ये बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, शेयर होल्डर से। तो ये शेयर होल्डर फंड जो है इसके दो पार्ट होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। नहीं लिखा, शायद मैं लिखना भूल गया। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मैं अगर जोड़ दूं तो मेरा क्या कहलाता है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। ये मेरा, अब बात होती है कैपिटल एम्प्लॉयड की, हम बात कर रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैंने फार्मूला लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसका मतलब होता है टोटल बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट, बिजनेस चलाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, कितना पैसा लगा हुआ है। अब पैसा कौन कौन सा लगा होता है, एक तो कहलाता है इंटरनल इक्विटी, जिसमें शेयर होल्डर फंड आता है हमारा, शेयर कैपिटल आता है सारा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और दूसरा होता है हमारा जो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हुई हैं, एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो करंट लायबिलिटी में हमारा उधार होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट इक्विटी नहीं मानी जाती बिजनेस के अंदर, ये तो हाथ उधार होता है। कंपनी को डे टू डे बिजनेस में कभी भी आज आपने कहीं से परचेज किया, 10 दिन बाद आपको पेमेंट करनी पड़ जाएगी, तो ये एक तरह से इक्विटी नहीं मानी जाती। हमारी इक्विटी ये दो पार्टी माने जाते हैं, यानी कि जिसमें शेयर होल्डर फंड आएगा और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएंगी, नॉन करंट लायबिलिटी आएगी। तो अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मेरे पास ये है कि शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट, यानी कि टोटल एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस इंटरनल इक्विटी, तो मैं जोड़ दूं तो मेरा कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इस फार्मूले के हिसाब से। अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है और साथ में दे रखा है शेयर होल्डर फंड, अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये हो गया, ये शेयर होल्डर फंड है और ये मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इन दोनों को जोड़कर मेरा आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ साथ मुझे ये शेयर होल्डर फंड भी दे रखा है, तो मैं इसमें से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा, ये बच जाएगा मेरा ये टोटल नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि मुझे इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए फिगर चाहिए, जिसको हम लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह से फार्मूला पहले आपने निकाला सीखा, टोटल डेट दे रखा है और साथ में करंट लायबिलिटी दे रखी है। अगर टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी में माइनस कर दूं तो मेरी क्या आ जाती है, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा।
तो ठीक है, इसी से दूसरा फार्मूला जो मैंने डिराइव करना सीखा, पहले तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही सीख लिया हमने। कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने सीख लिया आराम से कि टोटल इक्विटी इन बिजनेस। इक्विटी में दो चीज़ आती है, एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर फंड आता है और एक्सटर्नल इक्विटी के अंदर केवल वो बोरिंग से लॉन्ग टर्म के लिए किया आपने वो आएगी। तो दोनों को जोड़कर हमारा क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड के से मैं इंटरनल इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड को माइनस कर दूं तो मेरा आएगा लॉन्ग टर्म डेट। ये भी एक फार्मूला हो गया, समझने की बात है, इसमें रटना कुछ भी नहीं है। हमारे को रटने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रट नहीं सकते हैं। अब ये दो फार्मूले हमारे लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए हो गए। इसके बाद आता है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकालना है, क्योंकि दूसरा पार्ट इसका इक्विटी शेयर होल्डर फंड है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का बड़ा आसान तरीका है, ये सबसे पहले तो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और एक चीज़ और माइनस करनी है, फिक्टिशियस एसेट्स। ये हमारी कहाँ होती है, करंट एसेट के अंदर पार्ट आती है, अदर करंट एसेट में आती है हमारी। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई फिक्टिशियस एसेट्स हमारी बैलेंस शीट के अंदर है तो वो भी हमारे को माइनस करके दिखानी है, किसमें से, इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, डिस्काउंट इशू, जैसे हमने डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, हमने एडवर्टीजमेंट पे किया, हर साल उसको धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, रिटर्न ऑफ करते जा रहे हैं। जो बैलेंस पार्ट बचता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऐड के अंदर, बैलेंस शीट के सेट साइड के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जैसे डिस्काउंट इशू डिवेंचर है, उसका भी कुछ पार्ट हमने रिटर्न ऑफ नहीं किया है, वो भी हमारे इसके अंदर आता है। तो इस तरह का अगर कोई बैलेंस शीट में दिखाएगा आइटम है, तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस, ये माइनस कर देना है, तो मेरा क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालने का और एक दूसरा तरीका भी है, कोई बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आराम से इस बैलेंस शीट की हेल्प से हम आराम से डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो ये मेरी बैलेंस शीट की साइड है, ये टोटल एसेट आ जाएंगी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये पार्ट चाहिए शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए। मुझे शेयर होल्डर फंड निकालना है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालना है, तो मुझे ये पार्ट चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे प्लस इसको प्लस करूँ और इन दोनों को माइनस कर दूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, यहाँ मैंने वर्किंग कैपिटल वर्ड यूज़ किया, अभी बता दूँ आपको क्यों यूज़ किया है। अभी मैं बता रहा था कि ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये, मैंने तब कहा था शेयर होल्डर फंड, अभी यूज़ करते हैं, बताते हैं आपको। ठीक है, मैंने ये जोड़ा, ये दोनों माइनस किए, तो मेरा आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फंड। ठीक है, मैंने नॉन करंट एसेट जोड़ी प्लस वर्किंग कैपिटल लिखा है माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने वर्ड यूज़ किया था नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट करंट एसेट में से मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर देता हूँ तो उसको वर्किंग कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल आता है हमारा, वर्किंग कैपिटल जिसको करते हैं, अब बाद में डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो मैंने करंट एसेट मैंने करंट लायबिलिटी की जगह यूज़ कर लिया वर्किंग कैपिटल, यानी कि दिस प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस दिस इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड। बड़ा आसान तरीका बनाने का, ये जोड़ा आप इस ऐसे भी निकाल सकते हो, ये प्लस ये माइनस ये, तो हमारा ये पोर्शन बच जाएगा, उसको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और अगर मैं इन दोनों की जगह एक नेट वर्ड यूज करना चाहता हूँ, उसको मैं वर्किंग कैपिटल कहता हूँ। तो फार्मूला क्या बनेगा, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। एक तरीका और भी है जो फार्मूला बना सकते हैं, ये टोटल एसेट है, टोटल एसेट में से इन दोनों को जोड़कर मैं क्या कहता हूँ, टोटल डेट। लॉन्ग टर्म डेट इसमें आते हैं और शॉर्ट टर्म डेट इसके अंदर आते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर आती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आती है, दोनों को मिलाकर हम टोटल डेट कहते हैं। अगर टोटल एसेट में से मैं ये दोनों का जो टोटल है उसको, जिसको टोटल डेट कहते हैं, माइनस कर दूं तो मेरा ये पोर्शन बन जाएगा जिसको कहते हैं शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ से भी मेरा निकल सकता है। तो ये सब चीज़ें हम आराम से फार्मूले आराम से डिराइव कर सकते हैं, हमारे को रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा, केवल बैलेंस शीट को पढ़ना आना चाहिए। रेशियो एनालिसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे को फार्मूलों का खुद डिराइव करना, खुद बनाना आना चाहिए, जिससे कि हमारे को सिर्फ मेन फार्मूला हमारे को समझने हैं। मेन फार्मूला याद करो, वो भी हम रिलेशनशिप से देख सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट और इक्विटी रेशियो के आपस में रिलेशनशिप। ऐसे ही जैसे ये है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट की डेट के साथ रेशियो क्या है, तो बड़ा आराम से पता लग रहा है। मेन फार्मूले तो हमारे को याद हो जाते हैं आराम से, लेकिन जो हमारे को कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग तरह से फिगरें निकालनी पड़ती हैं, उसके लिए अगर हमारे को फार्मूले खुद बनाने आ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हमारी पोजीशन होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला डिराइव करने का तरीका। अब ये हमने निकाल तो ली रेशो, अब इसके बारे में कुछ कंक्लूजन तो हमारे को निकालना पड़ेगा ना, कि ये कितनी होनी चाहिए, कब अच्छी होती है, कब कंपनी के बारे में कहेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन लॉन्ग टर्म अच्छी नहीं है, तो हमारे को कुछ कंक्लूजन उसके बारे में निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने करंट रेशियो में भी कहा था कि वहाँ एक आइडियल रेशियो थी 2:1, ऐसे ही मैंने लिक्विड रेशियो के बारे में भी कहा था कि आइडियल रेशियो थी 1:1। ऐसे ही हम एक डेट इक्विटी रेशियो
कि डेट और इक्विटी के बीच में कितना रेशो होना चाहिए, इसके बारे में एक आइडियल रेशो फिक्स कर सकते हैं। जो हमने कहा कि इतना हो तो चलेगा, इतना अच्छा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबल मानी जाएगी, कंपनी इज फाइनेंशियल स्टेबल अगर उसकी रेशो इस रेंज में होगी। तो कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये फिक्स थोड़ी है कि हमारे को इतने 2 लाख की डेट रखनी है, 1 लाख की इक्विटी रखनी है, ऐसा होता नहीं है। ये तो कम ज़्यादा होता रहता है फिगर, कभी डेट ज़्यादा है, कभी इक्विटी ज़्यादा है। तो लेकिन एक आइडियल फिक्स करते हैं कि इससे कंपैरिजन करेंगे, अगर 2:1 है तो कंपनी इज इन बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लॉन्ग रन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आइडियल का वाला। अगर कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ये जो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, इसके अंदर पहले जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, अगर ये हायर साइड चली जाए, यानी 2:1 से ज़्यादा है, बहुत मतलब इसको हायर साइड का मतलब है कि हमारे ऊपर का पोर्शन ज़्यादा हो और नीचे का पोर्शन कम हो, यानी कि टोटल इक्विटी के अंदर, टोटल इक्विटी हमारे को पता ही है क्या क्या आता है, एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म डेट प्लस इंटरनल इक्विटी, यानी जिसमें शेयर होल्डर फंड आता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, उसमें हमारा लॉन्ग टर्म डेट का पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, ये पोजीशन जो होती है लेंडर्स के लिए बहुत हाई रिस्क की होती है, क्योंकि आप अगर मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो कंपनी को क्योंकि इन डेट के ऊपर इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है, आपको कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम हो, ना हो, तो भी कंपनी को ये इंटरेस्ट तो पे करना ही करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन पोजीशन में चला जाता है, डिक्रीजिंग हो रहा हो, तो कई बार क्या होता है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ये रेशो हायर साइड होती है, तो जो हमारे लैंडर्स होते हैं, जो जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ, उधार दिया हुआ है, जो डिवेंचर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, बैंक लोन वगैरह इंक्लूड होते हैं, वो बहुत हाई रिस्क की पोजीशन में होते हैं उनका। ठीक है, और इससे कंपनी को क्या नुकसान होते हैं, कंपनी को नुकसान ये होता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाए, तो एक तो कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ जाती है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन है, तो और इंटरेस्ट आपका अमाउंट फिक्स है और आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो ना हो। ठीक है, और दूसरा, जब ये वाली रेशो ज़्यादा होती है और सपोज करो फ्यूचर में कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, अपने नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, उसको कोई नया ऑर्डर मिल गया जिसके लिए उसे नई फैक्ट्री, नए प्रोडक्शन हाउस, नई मशीनें वगैरह परचेज करनी है, नई इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी फिक्स एसेट के अंदर, तो उसको मार्केट से उधार लेने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पहले ही वो लेंडर्स जो है हाई रिस्क में है, वो लोन देंगे ही नहीं हमारे को, कंपनी को बड़ी दिक्कत आएगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, और लेकिन कभी कभी एक दूसरी साइड भी है जो इसके बारे में डिस्कस की जाती है, जो जनरली वैसे यहाँ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो इसके बारे में मुझे पता लगा था कि जो शेयर होल्डर होते हैं, एक बार था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब कंपनी का मान लो सपोज करो इस कंडीशन में जब मैं कह रहा हूँ कि ये हायर रेशियो है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो टोटल इक्विटी है उसमें जो लॉन्ग टर्म डेट है वो ज़्यादा अमाउंट के हैं, और आपका इंटरनल इक्विटी यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कम अमाउंट है आपका। अब ये बताओ, जो कंपनी को चलाते हैं वो कौन चलाते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की ओनरशिप किसके पास होती है, कंपनी की ओनरशिप होती है इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में। तो लेंडर्स चाहे वो 90% हो, चाहे टोटल इक्विटी के अंदर लेंडर्स का पार्ट 90-95% हो, इवन 5% इक्विटी के साथ भी कंपनी के ओनर कौन कहलाएंगे, कंपनी की ओनरशिप किसके पास रहेगी, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। और ऐसी कंडीशन में अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीजिंग साइड में हो, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है, इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स है, आपको केवल उतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना पहले पे कर रहे थे। तो उस केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे करने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचता है, वो ज़्यादा अमाउंट का बचता है, इससे इक्विटी शेयर होल्डर को गेन होता है। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं लोअर, अगर ये रेशियो लोअर साइड में हो तो क्या होता है, इससे लैंडर्स को रिस्क पोजीशन बहुत कम होती है, सेफर साइड में होते हैं वो। ठीक है, और कंपनी को अगर बिजनेस एक्सटेंड करना हो, कंपनी को फायदा है, कंपनी को अगर बिजनेस एक्सटेंड करना हो तो उसको लोन आराम से मिल जाता है, आराम से मार्केट से कभी भी बोरो कर सकती है कि वो इंटरेस्ट का आराम से पे कर रही है, इंटरेस्ट को आराम से पे कर रही है। और क्योंकि इंटरेस्ट पे करने में से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो फाइनेंशियल स्टेबल नजर आ रही है लैंडर्स को, लैंडर्स क्या करेंगे, उनका अमाउंट और जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो बिल्कुल सेफ नजर आ रहा है उनको, तो आराम से कंपनी को उधार दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब लोअर रेशियो होती है तो लैंडर्स एट लोअर रिस्क होते हैं, बहुत सेफ पोजीशन में होते हैं, और कंपनी को भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आराम से लोन वगैरह मिल जाते हैं। और जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वर्ड मैंने कहा था यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये जो आज हमने बड़ी डेट टू इक्विटी रेशियो, इसके बारे में मैंने जो डिटेल में बताई है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नमस्कार।